सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे यानी ठाकुर पब्लिकेशन के, दोस्तों यहाँ पर स्पेशल वीडियो आती है आप सभी के लिए ठाकुर पब्लिकेशन के। यहाँ पर जो कि आपको पता है ना कि पहला चैप्टर जो है वो है अनिवार्य संस्कृत का उच्चारण, वाचन एवं लेखन। अनिवार्य संस्कृत का उच्चारण, वाचन एवं लेखन। अभी आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या सर इसमें संस्कृत भी है, तो यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत है दोस्तों, ठीक है ना। अनिवार्य संस्कृत है, इसी वजह से मैंने आपको संस्कृत का कुछ वीडियो मैंने आपको दिए हैं हिंदी के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं ठाकुर पब्लिकेशन के आपके पहले चैप्टर जो है, पहला चैप्टर नाम अभी मैंने आपको बताया, उसके जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने करा दिए हैं। और आज के वीडियो में मैं दोस्तों आपको लघुत्तरी प्रश्न बताऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं, और अति लघुत्तरी वो मैं आपको साथ में करवाते हुए चलूँगा। तो फोर्थ सेमेस्टर दोस्तों हिंदी, यहाँ पर आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ये हमारे जितने भी होंगे 5 से 6 क्वेश्चन ये अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, यानी उच्चारण के भेद बताइए। तो उच्चारण के भेद की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जो उच्चारण होते हैं उनके भेद, ठीक है ना, उच्चारण के भेद होते हैं, आपको पता होना चाहिए उच्चारण के कई भेद होते हैं। यानी कि अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण के भेद निम्न हैं। कौन कौन से हैं? पहला आपका हो जाएगा स्वरकृत भेद, दूसरा कालकृत भेद, स्थानकृत भेद, अभ्यंतर प्रयत्नकृत भेद और बाह्य प्रयत्न भेद, ठीक है ना। ये हमारे होते हैं उच्चारण के भेद। अभी बात करते हैं अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर कि जो हमारा स्वरकृत भेद होता है, स्वरकृत भेद यानी कि उच्चारण स्वर से मंद स्वर, उच्चारण स्वर से मंद स्वर, ठीक है ना, ये होता है स्वरकृत भेद का मतलब। कालकृत भेद क्या होता है? यानी समय के अनुसार उच्चारण में अंतर आता है। कालकृत भेद क्या होता है? यानी समय के अनुसार उच्चारण में अंतर आता है। तीसरा हो जाता है स्थानकृत भेद। स्थानकृत भेद यानी मुख्य अवयवों की क्रियाशीलता, मुख्य अवयवों की क्रियाशीलता, ये स्थानकृत भेद होता है। अभ्यंतर प्रयत्नकृत भेद जो होता है वो होता है मुख्य अवयवों के साथ जीव की क्रियाशीलता के अनुसार भेद होता है। बाह्य प्रयत्न भेद होता है यानी कि वर्ण में श्वास, जो वर्ण में श्वास होती है ना, वर्ण में श्वास की क्रियाशीलता के आधार पर भेद होता है, ये हमारा बाह्य प्रयत्न भेद होता है, ये बाह्य प्रयत्न भेद होता है। नेक्स्ट और दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व बताइए। यानी कि शुद्ध उच्चारण के कौन कौन से मुख्य तत्व होते हैं, कौन कौन से हमारे मुख्य तत्व होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। यानी कि शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्व निम्न हैं। पहला आपका ध्वनि व्यवस्था हो जाती है, दूसरा आपका बल हो जाता है, तीसरा लय हो जाती है, और चौथा स्वराघात, उसके बाद गति, उसके बाद विराम। अति लघुत्तरी में बस आपको इतना ही लिखना, क्योंकि यहाँ पर मुख्य तत्वों की बात हो रही है, उनको डिटेल में नहीं हमको लिखना है कि हाँ भाई ध्वनि की व्यवस्था के बारे में हम लोग जैसे लिख रहे हैं कि किसी भाषा को समझने के लिए उस भाषा का ध्वनि तत्व का समझना आवश्यक होता है, इस तरह से हम ध्वनि भाषा के रूप में नहीं लिखेंगे। उसी तरह जैसे आप लिखना स्टार्ट कर दिए भाई बल के बारे में, जैसे कि बल के बारे में आप लोग को पता है ना, बल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है इसमें अक्षर यानी वर्ड बल जिसे कहते हैं, एक आपका शब्द बल होता है, एक आपका वाक्य होता है। यहाँ पर जो शुद्ध उच्चारण के मुख्य तत्वों में से जो आपका सेकंड नंबर आता है बल, इसमें आपका 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण बल, शब्द बल और वाक्य बल। वर्ण बल में आपका जैसे यहाँ पर आ जाता है मकान वगैरह जो होते हैं ना, मकान हो जाते हैं, आपके बाजार हो जाते हैं, ये सब अक्षर यानी वर्ण बल के अंतर्गत आ जाते हैं। शब्द बल जैसे कि कोई शब्द है, ठीक है ना, शब्द बल जैसे कि मोहन ने ध्यान से पत्र पढ़ा, तो ये शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद वाक्य बल आ जाता है, जैसे कि मैं राम को साथ लेकर ही जाऊंगा, ये वाक्य बल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तो बल भी आपने तीनों प्रकार जितने होते हैं वो आपने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट होता है हमारा लय, ठीक है ना। तो लय को ऐसे लिखना है, लय अगर पूछता है कि भाई शुद्ध उच्चारण में लय के बारे में बताइए, तो आप तो ऐसे लिख ही सकते हो कि प्रभाव और उच्चारण के लिए लय का होना आवश्यक होता है। यानी कि एक अक्षर बोलने के बाद दूसरा अक्षर बोलने के मध्य समय देना, जो एक अक्षर बोलने के बाद दूसरा जो अक्षर है बोलने के बीच में जो समय होता है उसी को लय कहते हैं, ठीक है ना। स्वराघात, उसके बाद गति और विराम, ये सभी आ जाते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये भी बन सकता है कि स्वराघात से क्या अभिप्राय है। जी हाँ दोस्तों, स्वराघात से क्या अभिप्राय, ये एक भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपके पहला चैप्टर से बन रहे हैं वही सारे मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर।
फालतू का कोई भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है ना, इंक्लूड ही नहीं किया इसमें, फालतू का कोई भी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे स्वराघात से क्या अभिप्राय है, यानी उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह की ही स्वराघात कहते हैं। हालांकि स्वराघात एक हमारा जो है लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, चूँकि दोस्तों यहाँ पर अति लघुत्तरी में पूछा गया, इस वजह से इतना हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को कि उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को ही स्वराघात कहते हैं। पूछा क्या गया है, स्वराघात किसे कहते हैं, स्वराघात से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। 4th नंबर हमारा हो जाता है यहाँ पर कि अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण के प्रमुख दोष के कारण बताइए। अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण के प्रमुख दोष के कारण बताना है। तो यहाँ पर उत्तर में इनके निम्न कारण हो जाते हैं। पहला कारण ये आ जाता है कि संस्कृत ध्वनियों तथा उनके उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान न होने पर अशुद्धियाँ होती हैं, यानी संस्कृत ध्वनियों तथा उनके उच्चारण स्थानों का पूर्ण ज्ञान न होने पर क्या होती हैं, उच्चारण में उनकी अशुद्धियाँ होती हैं। दूसरा आपका यहाँ पर आ जाता है कि क्षेत्रीय बोली के प्रभाव के कारण भी छात्रों का संस्कृत उच्चारण प्रभावित होता है। देखिए अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि कारण बताना, दोष या कारण बताना अगर पूछा जाता है तो आपको उनमें मिनिमम आपको 4 कारण जरूर लिखने पड़ेंगे। 4 नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 कारण अवश्य रूप से लिखने आपको पड़ेंगे। अगर हाँ पूछा जाता है कि कोई 2 कारण बताइए तब आप यहाँ पर 2 लिख सकते हो, अन्यथा अगर पूछा जाता है कि कारण बताइए सिंपल, उसमें संख्या नहीं दी जाती है, यहाँ कितने पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको मिनिमम 4 से जरूर लिखने हैं, ठीक है ना, मिनिमम 4 आपको जरूर लिखने हैं। 3rd नंबर यहाँ 3rd पॉइंट हमारा हो जाएगा कि उच्चारण का समुचित अभ्यास न करने पर भी उच्चारण में अशुद्धता आ जाती है। यानी उच्चारण है अगर उसका समुचित अभ्यास नहीं है आपके पास या आप उसका अभ्यास नहीं कर रहे हो तब भी क्या होता है कि उच्चारण की में अशुद्धता जो है वो आ जाती है। अगला हमारा हो जाता है यहाँ पर कि ध्वनि यंत्रों का दोषपूर्ण होने पर भी छात्रों के उच्चारण में अशुद्धता जो है वो आ जाती है। अगला और 5 नंबर हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि उच्चारण में अनुस्वार एवं अनुनासिक के कोई 2 प्रयोग बताइए। उच्चारण में अनुस्वार एवं अनुनासिक के कोई 2 प्रयोग बताना है, ठीक है ना। उच्चारण में अनुस्वार एवं अनुनासिक के कोई 2 प्रयोग बताना है आपको। यहाँ पर पहला प्रयोग, 2 प्रयोग की बात की गई यहाँ पर, चूँकि हम यहाँ पर 2 ही इंक्लूड करेंगे, पहला और ये आपका दूसरा हो जाता है, पहला और आपका दूसरा हो जाता है। यानी कि हर वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण नासिक से यानी कि नाक से होना चाहिए। हर वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण नाक से यानी नासिक से होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर, ये वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। दूसरा आपका अनुस्वार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का 2 पूछा है, तो यहाँ पर अनुस्वार के बाद यदि का वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार के बाद अगर बाय द वे का वर्ग का व्यंजन आता है ना, किसका व्यंजन आता है, का वर्ग का व्यंजन आता है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए का वर्ग क्या होते हैं, अनुसार प्लस का, खा, गा, घा, अंगा तक, यानी उसके बाद आपको पता ही है, ठीक है ना। तो आता हो तो अनुस्वार का उच्चारण अंगा होता है। जैसे गंगा लिखा मैंने, जैसे क्या लिखा सर, गंगा लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गा प्लस अंगा हो जाएगा ना, गा प्लस अंगा और प्लस बड़ा गा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगा, ठीक है ना, गंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अनुस्वार का उच्चारण अंगा होता है, ठीक है ना, ये होता है हमारा अनुस्वार। और इसी में अगर हम और भी इंक्लूड कर दें कि अनुस्वार के बाद यदि स्वर आता हो तो उच्चारण में माँ होता है और अनुस्वार के जगह पर माँ ही लिखा जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर अब हम बात करते हैं दोस्तों अपने प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न हमारा 6 कह रहा है कि लेखन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी लेखन का आपको यहाँ पर अर्थ स्पष्ट करना है कि जब व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है। जब कोई व्यक्ति है, लेखन, हालांकि ये जो लेखन है आपका, अगर आपका लघुत्तरी में पूछा जाता है तो ये आपका जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक चला जाता है दोस्तों, ठीक है ना। लेखन जो है ये आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक चला जाता है। लेकिन अगर हम इसको अति लघुत्तरी में अगर हमारा ये आता है तो यहाँ पर सिंपल सी लाइन लिख सकते हैं हम लोग कि जब व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है तो उसे लेखन कहते हैं। चूँकि हमको क्वेश्चन से आंसर को सेटिस्फाई करना है, लेखन का अर्थ स्पष्ट करना है, लेखन किसे कहते हैं, बस कि जब व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों का लिखकर अभिव्यक्त करता है तो उसे लेखन कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। यही क्वेश्चन अगर आपका लघुत्तरी में पूछा जाता है तब फिर क्या लिखना होता है, लेखन के अर्थ, फिर लेखन के उद्देश्य, लेखन के विशिष्ट उद्देश्य, कौशल संबंधी उद्देश्य, ये सब कुछ आपको फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन अति लघुत्तरी में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है ना, अति लघुत्तरी में आपका ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इस चैप्टर के बारे में अगर बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की, ठीक है ना दोस्तों, किसकी बात करते हैं सर, लघुत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करते हैं, चूँकि यहाँ पर आपको पता ही है
पहला क्वेश्चन लघुत्तरी में पूछा जा सकता है कि अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर बताइए। ठीक है ना, आपको यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रा करना है, एक तरफ लिखना है दोस्तों अनुनासिक और एक तरफ क्या लिखना है, अनुस्वार। एक तरफ अनुनासिक और एक तरफ अनुस्वार। जैसा कि आपको पता है अनुनासिक में क्या होता है, अनुनासिक में चंद्रबिंदु लगता है। अनुनासिक में सर क्या लगता है, चंद्रबिंदु लगता है, यानी चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पर अनुस्वार में क्या किया जाता है, पूर्ण बिंदु का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और अनुनासिक में क्या होता है, अनुनासिक को परिवर्तित करके नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन अनुस्वार को बदल कर वर्ड के रूप में लिखा जा सकता है। ये अनुस्वार हो गया। उसके बाद जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि शिरोरेखाएं जो होती हैं, शिरोरेखा से ऊपर लगी मात्राओं को अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोंद, कोपल, क्योंकि, इन सब में क्या किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक में क्या होता है कि अनुस्वार का प्रयोग केवल उन शब्दों में किया जाता है जहाँ मात्राएँ शिरोरेखा से ऊपर ना लगी हों। जैसे कि आपको पता है ना, चांद, जैसे चांद हो गया, आपका आँख हो गया, ठीक है ना, इनमें ना लगी हों। पूँछ हो गया, हंसना हो गया, सभी हो जाएं। उसके बाद जैसे अनुस्वार में क्या होता है, अनुस्वार स्वर के ऊपर लगाया जाता है, व्यंजन के ऊपर कभी नहीं लगता है। अनुस्वार हमेशा किसके ऊपर लगता है सर, स्वर के ऊपर लगता है। स्वर के ऊपर लगाया जाता है अनुस्वार, व्यंजन के ऊपर कभी नहीं लगाया जाता है। और उसी तरह अगर अनुनासिक की बात करें तो किसी भी अक्षर के ऊपर अर्धचंद्र का लगा दिया, अर्धचंद्र जो है वो लगा दिया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। किसी के ऊपर भी लग जाता है, किसी के ऊपर भी लग जाता है, ये क्या, अनुनासिक। ठीक है ना। लेकिन अनुस्वार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर के ऊपर लगाया जाता है, व्यंजन के ऊपर ये कभी भी इसका प्रयोग ही नहीं किया जाता है। ठीक है ना, व्यंजन के ऊपर कभी नहीं इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं लेखन के सामान्य उद्देश्य लिखिए। तो लेखन के जो सामान्य उद्देश्य हैं, है ना, लेखन के जो सामान्य उद्देश्य हैं, इसमें आपका जैसे यहाँ पर लेखन का जो सामान्य उद्देश्य है आपका लघुत्तरी प्रश्नों में आ जाता है। तो इसमें इसके ऐसे लिख देना आप लोग, इसके निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य जैसे कि आपको लिख दीजिएगा कि स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना, लेखन का सामान्य उद्देश्य हो जाएगा। बालकों को वर्णों के उचित लेखन का ज्ञान कराना, छात्रों को वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना, छात्रों को विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना सिखाना, और आपका छात्रों के साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना, छात्रों के विषयानुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना, इसमें लोकोक्तियाँ, मुहावरे ये सब वगैरह सिखाना, छात्रों को सावधानीपूर्वक लिखने की आदत विकसित करना, ये सब लेखन के सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग दोस्तों अगर 5 पॉइंट लिख देते हो तो 2 नंबर आपके जो है वो कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद अशुद्ध उच्चारण के कोई 5 कारण बताइए। अशुद्ध उच्चारण जो होता है, अशुद्ध उच्चारण किस कारण होता है अशुद्ध उच्चारण, तो अशुद्ध उच्चारण के यहाँ पर आपको कोई 5 कारण बताना है। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, कितने कारण बताए थे, वहाँ पर मैंने आपको 4 कारण बताए थे अशुद्ध उच्चारण के, यानी उच्चारण का दोष के कारण। आपको तो पता है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ना कि क्षेत्रीय बोली के प्रभाव पर छात्रों का संस्कृत उच्चारण प्रभावित होता है। सेम वही क्वेश्चन है हमारा, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण के प्रमुख दोष के कारण यहाँ पर 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। तो यहाँ पर आपको 5-6 पॉइंट लिख देना है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है ना सर, कितना क्या करना है, 5 से 6 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देना है, बस क्लियर हो जाएगा आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन जैसे कि आपका आता है कि लेखन में हलंत का प्रयोग समझाइए। तो लेखन में आपको हलंत का प्रयोग समझा देना है कि लेखन में हलंत क्यों लगाया जाता है, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका लेखन अभ्यास के सोपान संक्षेप में बताना है। तो लेखन अभ्यास के जो सोपान होते हैं उनको आपको संक्षेप में जो है वो बताना है। तो यहाँ पर आप सभी के मैंने आपको आज बताए, यहाँ पर 6 क्वेश्चन लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन थे ना, हाँ 6 क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी से। फिर चैप्टर फर्स्ट के यहाँ पर बात की जा रही दोस्तों, अन्य किसी चैप्टर के यहाँ पर बात नहीं की गई, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर फर्स्ट। उसके मैंने आपको बहुविकल्पी भी करा दिए थे, बहुविकल्पी मैंने बहुत पहले ही आपको करा दिए थे, और काफ़ी सारे वीडियो भी आए हिंदी के ऊपर। लेकिन यहाँ मैंने सोचा कि हाँ भाई, अगर यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं तो उनको बताना ज़रूरी बनता है। तो यहाँ पर लगभग चैप्टर फर्स्ट से आपके 6 अति लघुत्तरी क्वेश्चन बनते हैं और 5 क्वेश्चन आपके लघुत्तरी बनते हैं। इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो चैप्टर फर्स्ट जो है वो आपका ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा होगा आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा वीडियो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड था। अभी मैं इसमें बहुविकल्पी इंक्लूड कर देता तो थोड़ी और वीडियो बड़ी हो जाती, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुविकल्पी मैंने पहले ही करा दी आपके। ठीक है ना, क्योंकि मुझे अति लघुत्तरी और लघुत्तरी यहाँ पर कराना था। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर करना, दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।